दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस विद मुनमुन। आज जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वन में से एक है। ठीक है, अक्सर ये समझने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है क्योंकि हम जो भी समझने वाले हैं वो ब्रिटिश इंडियन लॉज हैं। ठीक है, और बहुत सारे लॉज ब्रिटिश इंडिया से लिए गए हैं एंड कौन कौन से हैं, उनकी फीचर्स क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ऑल्दो ये हिस्ट्री का भी पार्ट है ना, और पॉलिटी में भी इसे कवर किया जाता है। तो जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये टॉपिक मैं बता दूं, सेमेस्टर्स के बच्चे जो भी यूजी पॉलिटिकल साइंस, पीजी पॉलिटिकल साइंस या फिर सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या तो यूजीसी नेट के एस्पेरेंट है, वो उन सारे को मेरे इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से समझोगे तो कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। और मैंने जितना हासिल करा है चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आती और मैं बहुत टाइम से इसको पढ़ रही हूँ। आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर से अपने फर्स्ट ईयर ऑफ माय सेमेस्टर तब मैं समझने की कोशिश करती थी ग्रेजुएशन के टाइम से, लेकिन समझ नहीं आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इजीली समझो और उसको टिका कर अपने दिमाग में रखो, ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के अंदर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स टेकन फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया लॉ। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया से जो लॉ लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे सबसे पहले हम बेसिक सी बात कर ले तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ का वक्त लगा था, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ के बारे में समझते हैं, जानते हैं, कंपोजिशंस, कमेटी, चेयरपर्सन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। देन आफ्टर अभी जो हम फोकस करने वाले हैं मेनली दैट इज़ ऑन ब्रिटिश इंडियन लॉज, है ना, कि ब्रिटिश इंडिया से जो लॉज लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन लॉज के बारे में हम अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन लॉज में सबसे पहला जो लॉ का नाम है दैट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब ये लॉ कब लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, इसके पीछे की थोड़ी सी हम बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। ईयर है 1768। इस टाइम पर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 लाख पौंड, ठीक है, ये पौंड का साइन है, ठीक है, तो 1 लाख पौंड का लोन मांगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। किसने मांगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया आई थी व्यापार के उद्देश्य से 1600 ईस्वी में, है ना, 1600 के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी। और ये हम सभी जानते हैं क्योंकि हमारा एक बहुत ही लंबा सा स्टोरी रहा है इंडियन मूवमेंट के ऊपर में, एंड ब्रिटिश से किस तरह से हमारे भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई करी, एंड बहुत बड़ा जो इतिहास है वो ऑब्वियसली हम सभी को पता होता है ना। तो ब्रिटिश जब आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेड करने के रूप में वो आए हुए थे, और इन्होंने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिश के साम्राज्य के अंदर, है ना, तो प्राइवेट कंपनी इंडिया आई हुई थी और इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन जब मांगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज अ रिजल्ट उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये लॉ अपने ब्रिटेन में बनाया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया था, तो इस लॉ का नाम क्या पड़ा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब बात क्लियर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये लॉ बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किसने बनाया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक है, देन नेक्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड के पर्पज से तो आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पॉलिटिकल कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लिया, है ना, और उसके कॉन्सिक्वेंस के एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, और ये दो जब बैटल होती है तो इसके बाद क्या होता है कि टैक्स कलेक्शन का राइट बिहार में, बंगाल में एंड मद्रास में, ये सारा राइट अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाता है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ये राइट मिल जाता है, ये जो स्टेट हमने देखा प्रोविज़न देखा बंगाल, बिहार और मद्रास का टैक्स कलेक्शन का राइट अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है। ठीक है,
तो 1757 से 1857 में हम जानते हैं कि रेवोल्ट होता है ना? और जब 1857 का रेवोल्ट होता है तो इस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी इतने टाइम से, ऐसे ये आई तो थी ट्रेड करने के पर्पज से, लेकिन धीरे धीरे इसने टैक्स कलेक्शन करते हुए पॉलिटिकल कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लिया। देन आफ्टर 1858 का जब रिवॉल्ट होता है उस समय में एक बहुत बड़ा सा बदलाव आता है। क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के अब डायरेक्टली क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का रूल भारत में इस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, है ना? ये ब्रिटिश क्राउन भी देख रही थी कि ये एक छोटा सा प्राइवेट कंपनी है जो कि गया हुआ है भारत में ट्रेड करने के लिए, और धीरे धीरे इसने पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल ही अपना वर्चस्व जमा लिया भारत पर। तो 1857 का जब रिवोल्ट होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा का पूरा हटाकर ब्रिटिश क्राउन भारत पर अपना अधिकार ले लेती है, और सारा जो रूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्राउन अपने हाथों में ले लेती है भारत का, है ना? तो यहाँ पर एक मेजर सा शिफ्ट होता है, पावर का शिफ्ट देखने को मिलता है, राइट? नाउ अब हम जो समझेंगे, ये तो हमने बैकग्राउंड देखा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हमने जो यहाँ पर समझा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या क्या था, बड़े बड़े मेजर चेंजेस, हम अभी ये समझेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मैं ये समझते हुए चल रही हूँ कि मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज से आपको समझा रही हूँ, और आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें अभी तक, है ना? ठीक है, तो आगे हम ये जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कौन कौन से मेजर ऐसे चेंजेस करे गए थे इसमें, या इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो पहला तो है कि 3 प्रेसिडेंसीज। देखो होता क्या है ना कि बंगाल, बिहार नहीं है, सॉरी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ठीक है? ये 3 प्रोविजंस थे अलग अलग, और इन तीनों में अलग अलग गवर्नर होते थे, ठीक है? बंगाल का अलग, बॉम्बे का अलग, मद्रास का अलग। लेकिन ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, इसमें क्या किया जाता है, बॉम्बे जो कि वेस्टर्न साइड में था, है ना, वेस्टर्न साइड का स्टेट, ये ईस्टर्न साइड का स्टेट बंगाल, एंड मद्रास सदर्न साइड का स्टेट। तो क्या किया जाता है इसमें कि बंगाल को सबसे अपर कर दिया जाता है, ठीक है? बंगाल को अपर कर दिया जाता है, सुपरवाइज कर दिया जाता है, और उसके अंडर बॉम्बे और मद्रास प्रोविजंस को कर दिया जाता है। मतलब कि इस एक्ट के तहत कहा गया कि अब बंगाल सबसे ऊपर होगा, और उसके अंडर मतलब उसके सब ऑर्डिनेट में बॉम्बे और मद्रास को रिपोर्ट करना पड़ेगा बंगाल के गवर्नर को। साथ ही साथ ये बात समझ में आई, मतलब बंगाल को हायर पोस्ट दिया गया, और सब ऑर्डिनेट में बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रोविजंस को रखा गया कि बॉम्बे और मद्रास को अब रिपोर्ट करना पड़ेगा बंगाल के गवर्नर को। लेकिन साथ ही यहाँ पर ये जो हम गवर्नर हमने देखा कि पहले तो अलग अलग गवर्नर थे, लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल, ये जो गवर्नर का जो पोस्ट आप देख रहे हो ना, इस गवर्नर के पोस्ट को भी अब हटा दिया गया, और जब बंगाल को मतलब सुप्रीम बनाया गया सबसे, तो गवर्नर का पोस्ट हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है? तो गवर्नर क्या क्या हो गया कि बंगाल को सबसे सुप्रीम बनाया गया, सबऑर्डिनेट में बॉम्बे और मद्रास को बनाया गया, साथ ही पोस्ट जो है गवर्नर का वो चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था जिसमें कि 4 मेंबर्स थे, ठीक है? और यहाँ पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है? तो यहाँ पर ब्रैकेट में वही मैंने लिखा है कि बॉम्बे और मद्रास को रिपोर्ट करना पड़ेगा अब बंगाल के गवर्नर को, और अब गवर्नर पोस्ट को हटाकर गवर्नर जनरल पोस्ट आ चुका था, ठीक है? दूसरा जो मेजर चेंज होता है, ये पहला चेंज होता है प्रेसिडेंसी से रिलेटेड। दूसरा जो मेजर चेंज होता है वो होता है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। बंगाल में पहले डुअल एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन अब ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन हटा दिया जाता है। तो हम अभी ये समझेंगे कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन आखिर किसे कहते हैं। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब बक्सर का युद्ध होता है, जब बक्सर का वॉर होता है, हमने अभी ऊपर देखा ना बक्सर का वॉर और प्लासी का वॉर का ईयर। तो बक्सर का जब वॉर होता है तो उस वॉर के बाद पावर को डिवाइड कर दिया गया था 2 के बीच में कि दीवानी राइट का मतलब टैक्स कलेक्शन का राइट, ठीक है? ज़मीन वसूली करना, टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सब जो पैसे वाला लेन देन काम है ये सब ब्रिटिश करेंगे, ठीक है? और जो
निज़ामियत, निज़ामियत मतलब ड्यूटी या फिर जो वेलफेयर है, जो भलाई का काम है, वो सब इंडियन करेंगे। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया गया था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन था, पावर का जो बंटवारा कर दिया गया था, इसको फाइनली अबॉलिस्ट कर दिया गया और सारा का सारा पावर ब्रिटिश के अंडर में आ गया। ठीक है, तो बंगाल में ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन भी अब ख़त्म कर दिया गया और ये सारा पावर अब ब्रिटिश के हाथ में ही आ गया कि टैक्स कलेक्शन करना हो या ड्यूटी या वेलफेयर, वो सारा ब्रिटिश ही करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तक हमने दो मेजर चीज़ें देख ली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या हुई थी, एक प्रेसिडेंसी से रिलेटेड और एक डुअल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब आगे उसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ। तो तीसरा जो बड़ा चेंज हुआ वो सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होता है कलकत्ता में 1774 में। हालांकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये हुआ था और हुआ कब था, तो 1774 में हुआ था। ठीक है, ये डेट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था या स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और कब हुआ था, तो कलकत्ता में 1774 में हुआ था। ठीक है, इसके साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस थे और 3 जज थे। ठीक है, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है कि फर्स्ट सीजीआई कौन था। तो फर्स्ट सीजीआई जो था वो एलिजा इम्पे है ना। तो पहले सीजीआई एलिजा इम्पे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसे याद रखना स्टार मार्क एंड अंडरलाइन करके। ठीक है, तो इतनी सारी जो चीज़ें हो रही थी, ये इतने सारे जो लॉज लाए गए, अभी तो हमने सिर्फ एक लॉज देखा, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाला। ठीक है, जिसमें 3 चेंजेस हमने बड़े बड़े देखे, एक प्रेसिडेंसी से रिलेटेड, एक डुअल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और एक सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन देखा। ठीक है, तो ये जो लॉज लाया गया, ये क्या हो रहा था इसमें कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी ना, वो कंट्रोल ले रही थी भारत का, है ना। भारत का कंट्रोल ब्रिटिश की गवर्नमेंट अपने हाथों में ले रही थी क्योंकि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अब धीरे धीरे दरकिनार करना स्टार्ट कर दिया था। और वैसे हमने समझा पीछे कि कैसे 1857 में पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर मतलब पूरा का पूरा तख्ता पलट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है पावर का, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसके हाथ में पावर था, वो सारा का सारा अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। ठीक है, तो कंपनी एक प्राइवेट बॉडी थी, तो उसको जस्ट निरस्त कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है ना। अब हम नेक्स्ट एक्ट देखेंगे जो कि ब्रिटेन में बनाया गया था इंडिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए। तो नेक्स्ट लॉ जो है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखो, ईयर और एक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से समझते जाओ, मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगी। हालांकि 14-15 बहुत सारे लॉज हैं, अभी हम सिर्फ 6 लॉज पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 2 बनाऊंगी इस वीडियो का ताकि धीरे धीरे समझ में आए। ठीक है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक है, ये जो आया था, ये टॉचेट कमेटी जो भी है वो आप पढ़ लेना, टॉचेट कमीशन के रिकमेंडेशन पर ये बना था। ठीक है, इसमें मेजर चीज़ क्या होता है पहले समझो। सेटलमेंट मतलब सेटल कर दो, है ना, बहुत विवाद हो रहा है, इस तरह से रिलेट करते हुए समझो क्या सेटल करेंगे। तो अभी हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हो गया था, है ना, एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट भी हो गया था एंड गवर्नर जनरल का भी गवर्नर से गवर्नर जनरल का पोस्ट बदला गया था, ये भी हमने देखा। तो इन दोनों में विवाद होने लगा। क्या विवाद होने लगा कि किसके पास पावर ज़्यादा है। तो कहा गया कि ज़्यादा पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास ही है। ठीक है, गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ज़्यादा पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास उतना पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी इंडियन के कल्चरल एस्पेक्ट में, ये कहा गया इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर। तो क्लियर है, आप सेटलमेंट मतलब सेटल कर दो, किसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास या इसके पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बोला गया कि ज़्यादा पावर नहीं है, गवर्नर जनरल के पास और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ही ज़्यादा पावर होगा, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप या इंटरफेयर ना करे इंडियंस के कल्चरल एस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया, सेटल कर दिया गया कि चलो भैया तुम खुश रहो, ज़्यादा पावर गवर्नर जनरल के पास है। क्लियर, और ये कमीशन याद रखना। नाउ नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो एक्ट है, अभी तक हमने 2 एक्ट कर लिया, अब तीसरे एक्ट पर आते हैं। देखो, एक्ट और ईयर बहुत अच्छे से याद रखते हुए चलना। नेक्स्ट एक्ट है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अभी तक हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद सेटलमेंट का देखा। ठीक है, सेटलमेंट का एक्ट ईयर क्या था, 1781। ठीक है, 81, उसके बाद 84।
तो 1781, उसके बाद 1784 ये हो गया सेटलमेंट। और यहाँ पर हम देखेंगे पीट्स इंडिया एक्ट। अब ये पीट्स किसके नाम पर पड़ा था? तो विलियम दी पीट्स, ये यंगेस्ट पीएम ऑफ ब्रिटेन थे, उन्हीं के नाम पर पीट्स इंडिया एक्ट आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे यंगेस्ट पीएम ब्रिटेन के, जिनका नाम विलियम दी पीट्स था, और पीट्स के नाम पर ही पीट्स इंडिया एक्ट 1784, 1781 सेटलमेंट, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट। अभी हमने देखा था डुअल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, है ना। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं डुअल गवर्नमेंट। अब ये डुअल गवर्नमेंट क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो प्रकार का काम था, है ना। वर्क को डिवाइड कर दिया गया था, पॉलिटिकल अफेयर्स और दूसरी ओर कमर्शियल अफेयर्स। कमर्शियल अफेयर्स मतलब जो भी रेवेन्यू हो गया, सिविल हो गया, या मिलिट्री अफेयर्स हो गया, इन सब से रिलेटेड जो भी मामले थे वो कमर्शियल अफेयर्स के अंदर आएगा। और इसको देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 24 मेंबर्स थे। ठीक है, दूसरी ओर पॉलिटिकल अफेयर्स में के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर टोटल 6 मेंबर थे, 4 ब्रिटिश कैबिनेट से और 2 प्रीवी काउंसिल से। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हेड होते हैं उनको SOS कहा जाता है, इसका मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसके अंडर ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर आ सकता है। ठीक है, साथ ही गवर्नर जनरल काउंसिल में रिड्यूस कर दिया गया था मेंबर्स को 4 से 3, है ना। पहले 4 था, उसके बाद 3 कर दिया गया। ये थोड़ा सा ये आप भी चेक कर लेना वैसे। ठीक है, कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसे रिड्यूस कर दिया था 4 to 3, गवर्नर जनरल को एक्सक्लूड करते हुए। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेना। बाकी जो मेन समझने वाली चीज़ है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। पीट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, इसमें डुअल गवर्नमेंट से ये रिलेटेड है। पीट्स इंडिया एक्ट डुअल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्क को डिवाइड कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्क को डिवाइड कर लिया था पॉलिटिकल अफेयर्स एंड कमर्शियल अफेयर्स। तो कमर्शियल अफेयर्स को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, और पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इसमें टोटल 6 मेंबर, जो 4 और 2 में डिवाइड है, और इसमें टोटल 24 मेंबर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हेड है वो SOS, उसके अंडर में ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर आ सकते हैं। राइट, तो ये हमारा पीट्स इंडिया एक्ट 1784 हो गया। अब जो यहाँ से हम लगातार 3 एक्ट देखेंगे वो चार्टर एक्ट देखेंगे। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, पहला चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या है? ये भी जस्ट ब्रिटिश के द्वारा ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तो समय समय पर बहुत सारे एक्ट, लॉ, रेगुलेशन बनाया है उन्होंने, और ये भी उसी के क्रम में एक लॉ है, एक्ट है। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने 3 एक्ट देख लिया, उसी तरह से चौथा एक्ट है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब ये क्या है? इसमें क्या किया गया? चाय और चाइना का मोनोपोली मतलब एकाधिकार होता है, मतलब चाय और चाइना का जो ट्रेड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा, है ना। बाकी जितनी भी सारी राइट्स थे या मोनोपोली था वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया, एंड कर दिया गया। ठीक है, तो लेकिन चाय और चाइना का मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इसके साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति साल, मतलब एवरी ईयर 1 लाख का एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन में स्पेंड करने के लिए कहा गया, और क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट करने के लिए भी कहा गया। मतलब ये जो एक्ट लाया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में चार्टर मतलब सी। ठीक है, तो सी से देखो हम कितने सारे सी देखेंगे, चाइना का सी, चाय का सी, एंड क्रिश्चियन मिशनरी का सी। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में चाइना, चाय, क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब सी से याद रखो, है ना। तो चाय, चाइना का मोनोपोली सिर्फ रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, बाकी सब खत्म। 1 साल तक के लिए, हर ईयर, है ना, 1 साल के लिए नहीं, एवरी ईयर, हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1 लाख का खर्च करेगी, है ना। इस एक्ट में ऐसा कहा गया, इसलिए तो एजुकेशन इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, क्रिश्चियंस के द्वारा एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, हम ये भी कह सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा एक्ट के थ्रू डायरेक्शन दिया गया था कि उन्हें हर साल 1 लाख का खर्च करना है अपने एजुकेशन सिस्टम पर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, ताकि
इंडियंस को भी उनकी तरह जस्ट जी सिखाया जा सके, स्टैंडर्ड बनाया जा सके, है ना। इसमें फ़ायदा उन्हीं का था, उन्हीं के कल्चर को प्रमोट इंडिया में किया जा रहा था। और साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी प्रमोट करने के लिए कहा गया इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट के तहत आई थी। बहुत ध्यान से आप इस एक्ट को याद रखना है ना, कि कब और कैसे इंडिया में यूरोपियन कल्चर से, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है, साइंटिफिक थिंकिंग, इंग्लिश कल्चर, ये सब कैसे डेवलप होता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट। यहाँ से 3 एक्ट जो है वो चार्टर से ही नाम है, लेकिन ईयर बदल जाएगा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यहाँ पर 1813 देखा, अब 1833। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंट हेलेना आइलैंड जो था वो ब्रिटिश ने अपने अंदर ले लिया था, ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंदर ले लिया था इस आइलैंड को, जिसका नाम है सेंट हेलेना। इसीलिए सेंट हेलेना आइलैंड का नाम के नाम पर ही सेंट हेलेना एक्ट रखा गया, है ना। मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को ही सेंट हेलेना एक्ट भी कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आइलैंड ब्रिटिश क्राउन के अंडर था। अब इसमें क्या हुआ, चाय और चाइना का मोनोपोली एंड कर दिया गया। हमने अभी देखा ना 1813 में चाय और चाइना का मोनोपोली था, मतलब रखा गया था। मोनोपोली मतलब एक अधिकार, मतलब कोई भी सामान बेचने का जो अधिकार होगा वो सिर्फ इसी के पास होगा और इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा मार्केट में, है ना, कि बस ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता है। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ, चाय और चाइना का मोनोपोली भी खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। उसके साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, ये जो गवर्नर जनरल का हमने पोस्ट देखा था ना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, याद आया? हाँ, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था, इसको भी अब खत्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। चेंज देख रहे हो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अभी तक, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। तो जब इंडिया की बात आई तो एक बड़ा सा टिक पड़ गया। तो उनका नाम क्या था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने वाले हैं, तो बड़ा सा टिक जब इंडिया पर पड़ा तो उनका नाम हो गया, याद रखने का ट्रिक है सिर्फ कि बड़ा सा टिक पड़ गया इंडिया पर, तो नाम है विलियम वैन टिक, ठीक है, याद रहेगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट चेंज हो गया और इंडिया पर एक बड़ा सा टिक पड़ गया, तो विलियम बेंटिक हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 तो देख ही लिया, सेटलमेंट देख लिया, फिर 1781 का, फिर पिट्स इंडिया एक्ट देखा 1784 का, पिट्स इंडिया में हमने डुअल गवर्नमेंट वाला देख लिया, है ना। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 चाय चाइना और क्रिश्चियन मिशनरीज। उसके बाद चार्टर करके अभी तक 2 देखा, है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने सेंट हेलेना वाला देखा और मोनोपोली ख़त्म, देन बड़ा सा टिक पड़ा, क्योंकि जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका था। इसके साथ ही साथ गवर्नर जनरल में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें 4 मेंबर्स जोड़े गए। 4 मेंबर्स में एक लॉ मेंबर भी था, ठीक है। अब ये लॉ मेंबर जो था वो पहले बार, मतलब फर्स्ट टाइम लॉ मेंबर को जोड़ा गया। तो फर्स्ट लॉ मेंबर का नाम क्या था, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। तो पहली बार लॉ मेंबर को जोड़ा गया, नाम था लॉर्ड मैकॉले। फैक्चुअल क्वेश्चंस में ये सब बहुत आते हैं, इसलिए ध्यान रखना अंडरलाइन एंड स्टार मार्क देकर। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल इंक्रीज टू 4। ये जो स्ट्रेंथ था ये 4 मेंबर तक बढ़ाया गया, इसमें गवर्नर जनरल नहीं थे, है ना, मतलब गवर्नर जनरल को छोड़कर और 4 मेंबर्स थे। तो उस 4 मेंबर में एक लॉ मेंबर भी शामिल थे और लॉ मेंबर का नाम था लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। तो ये अभी तक हमने 5 चार्टर एक्ट देख लिया, है ना। चार्टर एक्ट वैसे अभी 2 देखा, उसके बाद एक्ट की यदि बात करें तो 5 एक्ट अभी तक देख लिया, ठीक है। अब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखेंगे, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853 अब देखने वाले हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या होता है, इसमें लॉ मेंबर, ये जो यहाँ पर ऐड किया गया था ना 4th मेंबर, तो लॉ मेंबर को वोट का राइट दिया गया, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में नहीं मिला था। तो 53 में इनको वोट का राइट दिया गया। इसके साथ ही साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता था, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि किसी राज्य में यदि 16 या 18 साल का से कोई बड़ा बच्चा नहीं है उत्तराधिकारी, तो अंग्रेजों का ऐसा कहना था कि यदि कोई बड़ा बच्चा नहीं होगा, मेजर बच्चा नहीं होगा, यदि माइनर होगा या कोई बेटियां होंगी, बच्चियां होंगी, तो हम उस राज्य को मतलब अपने साथ विलीन कर लेंगे, है ना।
वो अब ब्रिटिश का हो जाएगा यदि कोई उत्तराधिकारी बड़ा ना रहा तो, ठीक है, 16 साल या 18 साल से बड़ा ना रहा हो तो। इसी केस में हमने देखा ना कि रानी लक्ष्मीबाई भी फाइट करती हैं, जब महाराजा का डेथ हो जाता है, उनका बच्चा माइनर होता है, तो वो भी फाइट करती है कि हम अपना राज्य ब्रिटिश को नहीं सौंपेंगे, हम इसके लिए फाइट करेंगे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब यही है कि व्यापगत का सिद्धांत कि हम अपने, यदि नहीं है कोई उत्तराधिकारी तो उस राज्य को ब्रिटिश के अंदर आना पड़ेगा, है ना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यही था और उसको लाने वाला था लॉर्ड डलहौजी। ये इसी चार्टर एक्ट के थ्रू आया है 1853, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद में। साथ ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है ओपन कंपटीशन को। ओपन कंपटीशन मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम जो आज हम देखते हैं आईपीएस आईएएस के लिए होता है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क एंड अंडरलाइन देकर याद रखना आप इसको, है ना। इसमें कहा गया था कि मैक्सिमम एज 18 होगा, 18 एज तक यदि बच्चा अपना सारा क्वालिफिकेशन पढ़ लिख कर कंप्लीट कर चुका है तो वो लंदन जा सकता है और लंदन जाकर एग्ज़ाम दे सकता है ना। वैसे इंडिया में कोई प्रोसेस तो नहीं था, लंदन जाकर ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उस टाइम में बहुत सारी मान्यताएं भी ऐसी थी कि समुद्र पार करके जाना, बहुत सारी अलग अलग अंधविश्वासें भी थी इंडियंस के लिए, तो जाना ही बहुत बड़ी बात थी उस टाइम की। एंड लंदन में फ़र्स्ट टाइम ये होता है, ठीक है, इंडियंस के लिए ये एक सुनहरा ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये आया हुआ था। तो ये 3 चेंजेस हमने देख लिया चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉ मिनिस्टर को राइट का वोट एंड ओपन कॉम्पिटिशन इस एक्ट में हुआ था। तो अभी तक हमने जो सारे एक्ट देखे, चार्टर सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद हमने देखा सेटलमेंट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में हमने 3 चीज़ें देख ली कि किस तरह से प्रेसिडेंसी देखा, डुअल गवर्नमेंट देखा एंड सुप्रीम कोर्ट देखा। देन सेटलमेंट एक्ट में हमने क्या देखा, सेटलमेंट में हमने देखा कि सेटल कर देते हैं किसका पावर ज़्यादा है, ऐसे याद रखो, ठीक है। पीट्स इंडिया एक्ट में कि पीट्स इंडिया एक्ट में हमने डुअल गवर्नमेंट देखा, है ना। डुअल गवर्नमेंट मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिकल अफेयर्स एंड कॉमर्शियल अफेयर्स अलग अलग होगा, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा उसको रिकैप करते जाओ, माइंड में उसको एक छोटी छोटी इमेज बना के रखते जाओ ताकि समझने में इजी होगा, है ना। फुल का फुल तो हम एक बार में कर नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा करके करते जाओगे तो याद रहेगा। देन हमने 3 तो उधर देख लिया, उसके बाद 3 इधर चार्टर वाला आ जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में चाइना और क्रिश्चियन वाला, है ना। इसमें पैसा देने की बात करी गई थी इंडियन सिस्टम में एंड मिशनरीज का प्रमोट। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसमें चाइना का मोनोपोली ख़त्म एंड एक बड़ा सा टिक पड़ता है विलियम बेंटिक। क्यों? क्योंकि पोस्ट चेंज हो जाता है, गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद ये हमने लास्ट देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें हमने देखा ओपन कॉम्पिटिशन एंड लैप्स ऑफ डलहौजी और ये लॉ मिनिस्टर को राइट टू वोट। तो ये पूरा का पूरा हमने अभी तक 6 से एक्ट देखा है, इसके अलावा भी अभी बहुत सारे एक्ट बाकी हैं जिसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि मैंने बहुत ही ईजिली तरीके से समझाने की कोशिश करी, और तो ये बहुत ज़्यादा टफ होता है समझने में, मुझे बहुत टाइम लगा है। होप सो कि अब थोड़ा सा मैं जो डिलीवर कर रही हूँ वो ईजिली आप जो भी लोग देख रहे हो मेरे वीडियो को, आपको ईजी लगा हो। फीडबैक एंड जो भी आपका कमेंट है वो आप मेरे को ज़रूर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि ऑब्वियसली आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, मेरे को भी एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है कि मैं भी एनकरेज होती हूँ खुद में कि मुझे भी बनाना चाहिए एंड मैं अपनी नॉलेज को आप तक पहुँचाती हूँ। तो ऑब्वियसली इसका कोई मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट में, आप कुछ सीख रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा ये आपके कमेंट्स पढ़ के या देख के या आपके फीडबैक से। सो थैंक यू आज के लिए एंड बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।